कभी कभी किताबें खोलते हुए आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होता है अपने सपनों को पूरा करने का सफ़र। लेकिन याद रखना, जो आंसू आज मेहनत में बह रहे हैं, कल वही आपकी सफलता की खुशी बनेंगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज़, स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। तो आज ये वीडियो सुपर टेट के लिए तो बेनिफिट है ही, जो बच्चे सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। तो गाइज़, आज था मेरा सुपर टेट 40 डे चैलेंज का डे 18, और जिसमें आज मुझे हिंदी में पढ़ना था वाक्य रूपांतरण, जिसमें सरल, संयुक्त, मिश्र, वो सारी चीज़ें थी। इंग्लिश में मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने थे। संस्कृत में मुझे आज संधि की एक प्रैक्टिस करनी थी। मैथ्स में था 2D, और साइंस में था हमारा आज प्रैक्टिस सेशन ही था, क्योंकि मोस्टली कंप्लीट हो चुका है मेरा साइंस। ईवीएस में था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और सीडीपी में था जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में, उसके क्वेश्चंस करने थे। और टीचिंग स्किल्स में था हमारा आज प्रोजेक्ट मेथड, बाकी टीचिंग मेथड्स थे। कंप्यूटर में एमएस वर्ड था एडवांस लेवल का, और करंट अफेयर में एज़ यूजुअल डेली करती ही हूँ। और यूपी स्पेशल में आज मुझे पढ़ना था रायबरेली। तो बस गाइज़, अभी मैं वही अपना टारगेट कंप्लीट कर रही थी। तो गाइज़, अगर आज आपके मॉक में मार्क्स कम भी आ रहे हैं, शायद बार बार मेहनत करने के बाद भी आपका रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा, तो लेकिन याद रखना, कहानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिज़ल्ट अभी बाकी है। तो बस लगे रहिए अपनी इसी प्रिपरेशन के साथ। तो आगे गाइस, सीटेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और कभी कभी ना हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट हमारा साथ नहीं देता, लेकिन याद रखिए यहीं से असली तैयारी शुरू होती है। सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज था मेरा सुपर टेट 40 डे चैलेंज का डे 18, और जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने कर लिया है सक्सेसफुली कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं सी टेट के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि आप ना मतलब काफ़ी सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे। तो उसका रीज़न क्या है और कैसे आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो? तो गाइज़, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपना एक कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मेहनत के बाद भी सी टेट में हम स्कोर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। और गाइज़, ये ना मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने सी टेट दिया था तो मैंने अपना जो स्कोर था वो कैसे बूस्ट किया था। तो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं कि हम ना एक बहुत सिली सी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट नहीं हो पाता। तो आज हम करेंगे उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात। अगर आपने उन मिस्टेक्स को अपनी को सुधार लिया तो आने वाले टाइम में जो आपकी प्रिपरेशन का एक तरीका है वो आप पूरा चेंज कर सकते हो। तो गाइज़, एक आपको बात बताती हूँ कि हर दिन ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बट हर दिन सही चीज़ पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं कि हम ना सिर्फ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। हमें क्या लगता है कि क्वेश्चंस तो ना हम एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, अभी फ़िलहाल हम अपने कंसेप्ट पे, अपने जितना भी हमारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उस पर फोकस करते हैं। तो गाइस, हम ना अगर अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसे तो हम सिली मिस्टेक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मान लो कि आपने ना सीडीपी का पूरा चैप्टर पढ़ लिया और अब आपको लगता है कि हाँ, आपने सीडीपी का पूरा कंसेप्ट कर लिया, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब वही कंसेप्ट एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो ऑप्शन देख के ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है एक नॉलेज गेन करने में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता, बल्कि आप जो एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है उसे आप किस तरह से समझते हैं, क्वेश्चंस को आप किस तरह से ट्रैकल करते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये सब कुछ आता है। तो एक छोटा सा अपना रूल बनाओ कि आपको कंसेप्ट करना है पहले, फिर एमसीक्यू करने हैं, फिर जो एमसीक्यू में आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं आपको वो देखनी है, उसके बाद उनका रिवाइज़ करना है, उन मिस्टेक्स पे वर्क करना है। सेकंड पॉइंट जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते। मतलब फर्स्टली हमने कंसेप्ट किया,
उसके बाद मॉक देना है, प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू। मॉक के बाद एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ना खुद का एनालाइज नहीं करते। सपोज़ आपने 100 मार्क्स का कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके मार्क्स आए 90-95, तो आप ना सोचते हो कि यार 95 मार्क्स अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो अब क्या ही देखें हमारी मिस्टेक। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ होती है कि आपके जो 5 मार्क्स कटे, हो सकता है एग्ज़ाम में भी उसी कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर देखनी है। और मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अपनी एक माई मिस्टेक बुक ज़रूर बनाओ। तो जो भी आप माई मिस्टेक बुक में अपनी मिस्टेक्स लिखोगे, तो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, आप यकीन मानना कि वो मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो अगर आप ना मॉक दे रहे हो और आपका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है, फिर भी आपको अपनी मिस्टेक, जो अभी आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं, उस पर फोकस ज़रूर करना है। और अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं मॉक में, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पे पूरा 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 ध्यान देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अब फिर जब वो मॉक दो तो आप कोई भी अपनी वो गलतियाँ ना अपनी दोहराओ। तो अगर आप सिर्फ मॉक दे तो गाइस, अगर आप सिर्फ मॉक दे के छोड़ देते हो तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि असली जो फ़ायदा होगा वो आपको टेस्ट देने में नहीं, बल्कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हें समझने में होता है। तो आपने कहाँ गलती की, क्या क्वेश्चन समझने में आपसे गलती हुई, क्या आपने जल्दीबाजी की क्वेश्चंस को पढ़ने में, या जो अपना मतलब 2 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ सारे जो क्वेश्चंस होते हैं 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें ना आपको पता लगता है कि नेगेटिव है, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या आपको इस क्वेश्चन में 50-50 में कन्फ्यूज़न हुआ। क्वेश्चन आता तो था बट एट द टाइम आपको याद नहीं रहा, तो आपको वो सारी चीज़ें एक रियल एनालिसिस आप कर पाओगे। और जो आपकी माई मिस्टेक बुक है उसमें आप अपनी गलतियाँ ज़रूर लिखो, क्योंकि जिस गलती को हम पहचान लेते हैं ना, उस गलती को हम दोबारा नहीं करते, तो वो गलती कभी हमारी कमज़ोरी नहीं बनती। और थर्ड गलती हमारी क्या होती है कि हम सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रिवाइज़ करते हैं। और ये मोस्टली सबका एक माइंड सेट होता है कि पहले एक बार जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम रिवाइज़ करेंगे। तो ये ना क्या होता है कि हमारी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा एक वीक पॉइंट होता है हमारी स्ट्रेटजी का, क्योंकि जो हमने आज पढ़ा अगर हम उसका टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, हम उसे भूल जाते हैं। तो जो रिवीजन होता है वो आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा होना चाहिए। जब आप पूरी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से आपको रिवीजन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। आज जो आपने नया टॉपिक पढ़ा है तो आप कोशिश करो कि आप आज कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ जो आपने कल परसों जो पुराने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं आप उसे भी रिवाइज साथ साथ करते रहे चाहिए। और रात में सोने से पहले आप खुद से ना एक चीज़ ज़रूर पूछना कि आज का जो मेरा दिन था वो मेरा कितना प्रोडक्टिव रहा, आज मैंने क्या सीखा। क्योंकि आपको ना अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर लोगे तो फिर आपको बाद में घंटों रिवीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे रिवीजन साइकिल से आप अपना कंप्लीट रिवीजन भी कर पाओगे, पूरी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। क्योंकि जब आप ना किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते हो, चीज़ बार बार रिवाइज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज़ करने में। तो गाइस क्या है कि बार बार जो हम चीज़ पढ़ते हैं ना वो एग्ज़ाम हॉल में हमारा कॉन्फिडेंस बन के सामने आती है। फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट को हमें बराबर टाइम देना। हम क्या सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट को ना बराबर टाइम देंगे, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। पता हो सकता है किसी का हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इंग्लिश वीक हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत वीक हो, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो हिंदी बहुत वीक हो। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आप हिंदी को भी आधा घंटा दो और इंग्लिश को भी आधा घंटा, क्योंकि जो आपका वीक पॉइंट है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ कि जो आपके वीक पॉइंट हैं आप उन्हें ज़्यादा टाइम दो या डेली टाइम दो, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उन्हें आप वीकली 2 या 3 डेज़ भी आप टाइम दे दोगे तो आपका इजीली वो कवर अप हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि रोज़ ना मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी तो रोज़ सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दूंगी, तो ये चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। क्योंकि गाइस जो हम ना अपना अगर हाउस वाइफ होंगी या जॉब होगी या प्रॉपर हम अगर ऐसा भी है कि प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हैं, तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस की एक लाइफ होती है वो 24 आवर्स में से 16-18 आवर्स तो कोई भी नहीं देता। देखो एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले आप दोगे, लेकिन अभी से तो कोई भी नहीं देगा सुपर टेट के लिए, या जैसे सी टेट में बचा हुआ है तो आप हफ्ता 10 दिन पहले हो सकता है दे दो, लेकिन अभी से मेरे को नहीं लगता 5 से 10% बच्चे भी देते होंगे। तो गाइज़ अपना शेड्यूल इस तरह बनाओ कि जिससे ना आपको उस चीज़ का स्ट्रेस भी ना हो, आप इजीली फॉलो कर पाओ। तो ये चीज़ें ना सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी कि मैं
रोज़ इस सब्जेक्ट को टाइम दूंगा, लेकिन ये ना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाओगे अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैथ्स जैसे वीक सब्जेक्ट होगा आपका, अगर या आपका सपोज आपको CDP आपको वीक सब्जेक्ट लग रहा है, तो आप उसे अपना ज़्यादा टाइम दो। सबसे पहले तो ना आप अपने सारे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एवरेज सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट। और जो तो गाइस होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप उस हिसाब से टाइम देना कि आप कम टाइम में भी अपना कर पाओगे, और जो आपका एवरेज सब्जेक्ट है उसे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब आप ऐसे करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट होगा, क्योंकि जो आपको वीक सब्जेक्ट है ना वो खुद स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, क्योंकि आप उस पर प्रॉपर ज़्यादा फोकस करोगे। और जो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो सभी के साथ होता है, कि हमें पता क्या लगता है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मतलब मोस्टली होता यही है, मैं खुद भी अपना बताऊं कि मैं ना ऐसा देखती हूँ कि ना वो बंदा ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, तो हमें खुद पे तो पता है गाइस होता ये है कि हमें ना दूसरों से ज़्यादा मतलब ये लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी है ना वो ज़्यादा सही है, खुद पे तो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं पाता। अगर किसी ने आज बोल दिया कि मैं ना अभी सुपर टेट की या CTET या अदर जिस भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो कि मैं उसकी प्रिपरेशन में ना 8 घंटे दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा यार मैं तो 4 ही दे रही हूँ, हो सकता है उसकी ज़्यादा तैयारी हो जाए। कोई बोलेगा कि मैंने ना ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाया, मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि वो ज़्यादा सही कर रहा है, तो हमें ना उसे फॉलो करना चाहिए। अब किसी ने कहा कि मैं रोज़ 2 मॉक टेस्ट देती हूँ, तो आपको लगेगा यार आप तो एक देते हो या आप ऑल्टरनेट डेज देते हो, तो आप ना थोड़ा सा अपने आप पे मतलब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि यार क्या सही कर रही हूँ मैं या वो ज़्यादा सही है। तो ये वाली चीज़ें ना ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दूसरे की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल फॉलो मत करो। अब मैं आपसे ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए हेल्पफुल था तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि हर किसी का ना टाइमिंग अलग होता है। जैसे मेरे को कभी भी ना सुबह में मुझसे नहीं पढ़ा जाता गाइस, मतलब मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, लेकिन मैं रात में पढ़ सकती हूँ 2-3 बजे। लेकिन किसी के साथ ये होगा कि वो सुबह में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाता होगा। तो हर किसी का जो एक टाइमिंग हुआ या हर किसी की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप खुद को एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करो और तब अपना शेड्यूल बनाओ कि आपको किस टाइम कैसे सही लगेगा, तो बस उसी हिसाब से आप अपना खुद का एक शेड्यूल बना सकते हो। और तो गाइस किसी का कोई स्ट्रॉन्ग वीक होता है, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको सिर्फ अपना खुद का देखना है। अब आपकी सपोज सामने वाले के पास 6 घंटे हैं और आपके पास 4 ही घंटे हैं, तो आपको तो अपना उस 4 घंटे में सब कुछ मैनेज करना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ खुद के अकॉर्डिंग बनाओ, उसे फॉलो करो जो आपको स्ट्रेस ना दे, आप अपना मेंटली इजीली उसे आप फॉलो कर पाओ। तो बस आपको वो अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और कभी भी ना दूसरे की स्ट्रेटजी से आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन उसे कम्प्लीटली फॉलो करने की कोशिश कभी भी मत करना कि उसने की ऐसी स्ट्रेटजी तो मेरे को भी वही फॉलो करनी है, और स्ट्रिक्टली फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबल बना लेना है कि आज सपोज आपने आज बनाया कि आपको 1 घंटा मैथ करना है और आपको परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करना है, और गेस्ट आ गए या आपको ऑफिस मतलब आप वर्किंग हो तो आपको स्कूल में आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आपको वहाँ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया और आपका नहीं हो पाया, तो क्या आप उसका स्ट्रेस लेके बैठोगे? तो गाइस स्ट्रेस लेने से होगा तो कुछ नहीं। तो आप ऐसा हो सकता है आप उसे इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आज मैंने कम किया तो मैं कल थोड़ा सा टाइम मैनेज करके मैं इसे कल कंप्लीट कर लूँगा। तो बस अपनी चीज़ें इस हिसाब से करो कि वो आपके लिए ना एक मतलब मेंटल पीस बनी रहे, वो आपको मेंटल स्ट्रेस ना दे। तो और होता क्या है गाइस कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो सिर्फ ये होना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है। और अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सच में यार ये ना आपका स्कोर पक्का बूस्ट करेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि तो अब हमें करना क्या है, कम से कम एक फोकस स्टडी सेशन रखिए, और वो स्टडी सेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए उसमें आपको अपना 110% फोकस रखना है। अगर आप नोट्स के साथ बना रहे हो तो फ़ोन आपका साइलेंट होना चाहिए, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें अपने आसपास नहीं आने देनी। MCQ प्रैक्टिस रोज़ करने हैं, मॉक टेस्ट देना है। अगर आप रोज़ मॉक टेस्ट नहीं भी दे पाए तो ऑल्टरनेट डे आपको देना ही देना है। अपना जो मॉक टेस्ट होता है उसे एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक्स
खुद एनालाइज करनी है, उस पर काम करना है। सबसे बड़ा काम होता है कि अपनी मिस्टेक्स पे काम करना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने टॉपिक्स का रोज़ कोशिश करो कि आप डेली रिवीजन करो। जो आपने आज पढ़ा है एक बार सोने से पहले उसे माइंड में ज़रूर एक बार सोचो कि आपने आज ये पढ़ा है, उसे रिवीजन ज़रूर करो। और अपना 4-5 दिन बाद एक नया प्रोग्रेस चेक करो कि आप 5 दिन पहले से आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया। और 5 दिन बाद भी नहीं तो आप संडे का जो आपका डे होता है वो आप ऐसा ही बना लो कि आपको उस दिन सब कुछ रिवाइज़ करना है पूरे हफ्ते का। रोज़ तो करना ही है उस हफ्ते, और अच्छे से रिवाइज़ करना है पूरे हफ्ते का इकट्ठा। और उस दिन आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी थी, पिछले संडे में आप कहाँ थे और इस एक वीक में आपने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए। और लास्ट में ना गाइज़ मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, मॉक पे बार बार गलतियाँ हो रही हैं और आपको अभी भी लग रहा है ना कि मुझसे नहीं होगा, तो प्लीज़ ना खुद पे डाउट बिल्कुल मत करो। क्योंकि आज की जो आपकी स्कोर शीट है ना, तो ये आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट शीट नहीं है और अभी आपके पास टाइम है। आज अगर आपके 90, 100, 110 मार्क्स आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट में भी इतने ही आए। तो खुद को पॉजिटिव रखो, आपके पास अभी काफ़ी समय है। अपनी गलतियों को रिपीट करना आप बंद कर दो, और वो करोगे तब जब आप अपनी गलतियों को खुद से पकड़ना शुरू कर दोगे, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू कर दोगे। क्योंकि गाइस सफलता ना हमेशा उस इंसान को नहीं मिलती जो हमेशा तेज होता है या मतलब स्टार्टिंग से ही उसे ऐसा लगता है। सफलता उस इंसान को मिलती है जो गिरने के बाद भी ना रुकता नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखता है। तो आज जो मेरा एक डे 17 था वो हो चुका है मेरा कंप्लीट, डे 18 जो था मेरा वो हो चुका है कंप्लीट। तो और सीटेट के बारे में भी मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी तो गाइज़ कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है या मुझे कुछ ऐड ऑन करना चाहिए या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए तो प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर देना। तो गाइज़ अगर आप भी चाहते हो कि आप कोई भी सीटेट 2026 हो, एस्टेट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो कि आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना है आपको, तो आज से आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी, आपको स्मार्ट मेहनत करनी है। और दूसरे की जो प्रिपरेशन है उसे देख के तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करना है। क्योंकि आपका कंपटीशन किसी दूसरे स्टूडेंट से तो कभी भी हो ही नहीं सकता। आपका कंपटीशन आपके खुद के कल वाले वर्जन से है कि आपने कल से और आज में खुद में क्या इम्प्रूव किया। तो आज ना आप खुद से बस आपको इतना कहना है कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सीटेट वाले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अदर टीचिंग एग्ज़ाम वाले, तो उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अभी तक अगर आपने ये चैनल, अपनी फैमिली, अपना एक छोटा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टीचर ड्रीम विद दीपांशु चौधरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। क्योंकि गाइज़ आपका एक सब्सक्राइबर और आपका एक कमेंट्स, एक लाइक, एक व्यूअर मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस गाइज़ मेरी इस छोटी सी फैमिली में ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, इस फैमिली का ऐसे ही हिस्सा बने रहे। तो मिलते हैं कल डे 19 में एक नए जोश के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना कि मेहनत आज दिखाई नहीं देती लेकिन कल वही मेहनत आपकी पहचान बनती है। तो बस गाइज़ इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और अपनी प्यारी सी फैमिली को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वे भी इस एक प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन पाएँ। बाय। तो गाइज़ ये है डे 19 का टारगेट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थक जाना कोई हार नहीं है, थक कर भी दोबारा किताब खोल लेना ही असली जी।